वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे और यकीनन आप सब लोगों को शिद्दत से इंतज़ार होगा जुगनू की नेक्स्ट एपिसोड का। तो जनाब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं जुगनू की किस्त नंबर 17। तो आइए। बस इन यादों का एक के बाद एक आना था कि उसकी भूरी भूरी आंखें सुर्ख हुईं। वो नौजवान सामने होकर भी मीलों दूर दिखाई दिया। वो मरने के लिए छोड़ गया था, कैसे भूल जाए। नीली आंखों वाला शहजादा देख रहा था इस लड़की के चेहरे के बदलते हुए रंगों को, उसकी आंखों में उभरने वाली सुर्खी को। जहां उसकी आंखों में हसरत थी वहीं मुकाबिल की आंखों में नफरत थी। फासला तो मिनट का भी ना था, मगर दोनों को मीलों का लगा। वो जुदा ही कुछ यूं हुआ था कि अपने साथ जिंदगी का हर रंग ले गया था, क्योंकि हमारा साथ हमेशा का है। बाकी सब सिर्फ ट्रेन की बोगी में चढ़ने वाले लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं उतरना जरूर है। वो सिर्फ हम हैं जुगनू, कैसर और नयाब, जिन्हें आखिर तक साथ रहना है, जिनकी मंजिल एक है। उसके कहे आखिरी जुमले वो आज तक नहीं भूली थी और ना ही भूल सकती थी। वो जैसे जैसे सोचती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों में सुर्खी उमटती जा रही थी। झूठा। उसने गाना रोका तो सबने खूब तालियां बजाना शुरू कर दी। इतने शोर के बावजूद एचजे देख सकता था नायाब के होठों को जंबिश होते हुए, और ये कहाँ मुमकिन कि उसका जुगनू कुछ बोले और वो पढ़ ना सके। फकत एक लफ्जी तारीफ से नवाज कर वो मुड़कर वहां से चल दी। हाँ, तारीफ। इससे मिलने वाला हर कम्प्लीमेंट सर आंखों पर था उसके। रोजाना की बुनियाद पर उसे लाखों करोड़ों कम्प्लीमेंट मिलते थे पूरी दुनिया से, मगर झूठा का कॉम्प्लीमेंट देने वाली बस वो एक ही थी, ब्यूटीफुल। वो उसे जाता देख रहा था, उसकी पोनी मुसलसल हिल रही थी। वो देखता रहा यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल होने लगी। अवाम के हुजूम में जेरे लब बड़बड़ाते वो हल्का सा मुस्कुराया। नायाब बाहर आकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। बस नहीं चल रहा था कि वहीं जाके उससे लड़ना शुरू कर दे, वो भी सबके सामने। वो आज एक कामयाब बिजनेसमैन था और मशहूर सिंगर। उसे तो जिंदगी में हर चीज मिल गई थी जिसकी उसने चाहत की, लेकिन उसका क्या, वो कहाँ खड़ी थी आज। ख्वाबों से डरने वाली, लोगों से बात न करने वाली, इंसानों से भागने वाली, किसी पर एतबार न करने वाली। लोग उसे मगरूर समझते थे, मगर वो मगरूर नहीं थी, बस वो अलग थी। उसका बस एक ही शौक था, गाना गाना, जिसके जरासीम कैसर से ही लगे थे उसे। मगर वो बेचारी अपना शौक तक पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे कैसर याद आ जाता था। झूठा झूठा, एक नंबर का झूठा। वो रोने लगी। उसका वो पेशानी चूमना, उसका मेरा जुगनू कहना, उसका गोद में लेकर केले का जूस बनाना, उसका रात में पाँव दबाना, उसका पोनी बनाना, उसका स्विमिंग पूल में तैरना सिखाना, उसका म्यूजिक रूम में बैठकर घंटों गाने सुनाना, उसका बात बात पे आंखें दिखाना, उसका कैसर कितना हैंडसम है जबरदस्ती कहलवाना, उसका जीनियस कहना, उसका सोते हुए उठाकर दूध पिलाना, उसका वीडियो कॉल पर अपने सामने खाना खिलाना, उसके साथ गुजरा हर लम्हा गोया उसके साथ गुजारा हर लम्हा गोया एक के बाद एक उसकी आंखों के पर्दे के आगे फिल्म की तरह चल रहा था। अजीब बात थी, वो इतने सालों बाद भी उसके जज्बात पर हावी होने का हुनर रखता था। वो तो शायद जानती भी ना हो कि वो बाहर आकर रो रही है उसके नाम पर। नायाब यार, तुम अंदर से क्यों चली आई, ऑटोग्राफ नहीं लेना क्या। वो हिफ्जा की आवाज थी जिसे सुनते ही उसने फौरन ही अपनी आंखों के आंसू हाथ की पुश्त से रगड़े। वो भला क्यों अपने जज्बात पर इस संगदिल को हावी करने लगी जो उसे छोड़कर भाग गया था, जिसे परवाह ही नहीं कि वो जिए या मरे। क्यों भला उसके लिए आंसू बहाए। वो यहाँ वैसे भी उससे मिलने तो नहीं आई थी, वो तो अपनी बहन की खातिर आई थी। वो क्यों बताए इस संगदिल को कि उसके होने या ना होने से उसे फर्क पड़ता है, उसके सामने आ जाने से फर्क पड़ता है, उसके देखने से फर्क पड़ता है। दिखाना चाहती थी इस संगदिल को कि फर्क नहीं पड़ता, चाहे आकर सामने क्यों ना खड़ा हो जाए। इसीलिए दोबारा चलने के लिए राजी हुई। ऑटोग्राफ भी तो लेना था। सोच लिया था आंखों में आंखें डाल कर लेगी, बताएगी उसे कि पहले कभी थे तुम खास, अब तो मैं आम में भी नहीं रखती तुम्हें। वो क्यों भागे, भागना तो उसे चाहिए जिससे पहले भाग गया था। एक तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आती, मसला क्या है इस मगरूर चुड़ैल के साथ। हिफ्जा उसे वापस पलट कर जाता देख मुंह बसोर कर कुड़कुड़ाई। उनकी पूरी टीम एक टेबल पर बैठकर ऑटोग्राफ दे रही थी और लाइन लगी पड़ी थी लोगों की ऑटोग्राफ लेने के लिए। नायाब भी खामोशी से आकर इस लाइन में लग गई थी। अब ऑटोग्राफ की लाइन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। अब सिर्फ 3 बंदों का फासला रह गया था उसके और एचजे के दरमियान।
3 लोगों का फासला था सिर्फ, लेकिन ना जाने क्यों उसे तो सदियों का लगा। उसे लगा था वो नॉर्मल रहेगी। आखिर कितना मुश्किल हो सकता है एक ऑटोग्राफ लेना, मगर वो नहीं थी। उसे बार बार अपना अंधेरे में कैसर का नाम पुकारना याद आ रहा था, अपना रोना याद आ रहा था, चीखना याद आ रहा था, अपना खौफ से खुद में सिमट जाना याद आ रहा था, अपने भूख से बिलकना याद आ रहा था, अपने बिल्ली के बच्चे की आखिरी हिचकी याद आ रही थी। और इन्हीं सोचों के साथ वो कब चलती चलती बिल्कुल उसके सामने पहुंच गई, उसे खबर नहीं हुई। तो आप एचजे फैन हैं? बस इस जुमले का कानों की समाज से टकराना था कि उसने फौरन ही एचजे की आंखों में झांका। बहुत से जज्बात थे इन नीली आंखों में, मगर वो पढ़ना ही कब चाहती थी। मैं हो सकती हूँ? उसने होले से पलट सवाल किया। वो सवाल नहीं था, मुकाबिल बखूबी जानता था। भूरी आंखें नीली आंखों से मिली हुई थी, उनमें झलकती कदूरत। वो कैसे ना देखता? पूरे 10 साल बाद उनके दरमियान पहली होने वाली बात थी ये। मैं चाहता हूँ कि हो। वो कैसर था, वो बदला नहीं था, ना उसके हक जताने का अंदाज बदला था। और आपको लगता है सब आपकी चाहत पे चलता है? दूबदू पलट सवाल किया। मुकाबिल के नजदीक वो आज भी इतनी ही हाजिर दिमाग थी जितनी बचपन में हुआ करती थी। बस लहजे में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। नायाब ने जवाब में उसकी नीली आंखों को मुस्कुराते देखा। वो समझ चुकी थी इस गहरी मुस्कान का मतलब हाँ है। एज्जे को कोई हैरानगी नहीं हुई थी कि वो उसे पहचान गई। हैरानगी तो तब होती जब वो उसे ना पहचान पाती। नायाब ने एक गहरा सांस देकर अपने पर्स में से कप निकाला। वो वाइट कलर का कप था जिसमें एचजे की तस्वीर बनी हुई थी। ये नायाब की तरफ से तानिया का तोहफा था, सालगिरह का। उसने खामोशी से वो कप उसकी जाने बढ़ा दिया। हाथ पर भी दूं? उसने देख लिया था कप पर हैप्पी बर्थडे तानिया लिखा था। उसका मतलब वो नायाब का नहीं था। निहायत मोहब्बत से पूछा। और वो कब किसी से इतनी मोहब्बत से पूछने का आदी था? नहीं, एसिड से धोने पड़ जाएंगे। आवाज बहुत मीठी थी उसकी, लगा जैसे कानों में रस घोल रही हो। जवाब भी मीठे से लहजे में ही दिया था, मगर फिर भी मुकाबिल बेख्तियार हंस दिया। इतनी तंजिया गुफ्तगू की तवक्का जो ना थी उससे। उसने तो एक लम्हे में डिस्ट्रॉय करके रख दिया था एचजे को। जहां दुनिया मरे जा रही है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, वहां वो शख्स खुद उसे अपना ऑटोग्राफ देना चाहता था। और वो तेजाब से हाथ धोने की बात कर रही थी। वो कभी इतना नहीं हंसता था। यही वजह थी कि इसके इर्द गिर्द लोग परेशान होकर उसे देख रहे थे। लोग उसे जानते थे। वो बहुत खामोश मिजाज बंदा था, या शायद सिर्फ लोगों को लगता था वो उसे जानते हैं, वरना असल जानने वाली तो सामने खड़ी थी। मैं देना चाहता हूँ, उसने नायाब का हाथ पकड़कर अब गंभीर लहजे में कहा। मगर मैं लेना नहीं चाहती अब। वो दोनों ही जानते थे बात सिर्फ फोटोग्राफ की नहीं चल रही थी। यानी पहले चाहत थी। आईब्रोज काकर उसके कहे लफ्जों को पकड़ा। नहीं, बेवकूफ़ी थी, सिर्फ मेरी। उसने सिर्फ मेरी के लफ्जों पर खासा जमाव दिया, साथ आहिस्तगी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बेवकूफ़ियाँ इतनी हसीन नहीं हुआ करती। फिर तुम्हें समझना चाहिए कि हो सकता है सामने वाले की मजबूरी हो, उसने खुद को कहते सुना। वो हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, हरगिज नहीं। मजबूरी? नायाब के होंठ ट्विस्ट हुए। अब वो सर ता पाऊं उसको उसका तनकीदी जायजा लेती दिखाई दे रही थी। नजर आ रही है? इतनी खूबसूरत मजबूरियां हो तो मैं दुआ करूं खुदा से सबको ऐसी मजबूरियां दे। उसने एतबार नहीं किया। वो बहुत गहरा तंज कर गई थी। यकीनन इरादा चोट करने का था, और ऐसा नहीं कि मुकाबिल को लगी ना थी। उसे लगी थी, तभी तो फिर मुस्कुरा दिया। वो देख नहीं रही थी, शायद वो देखना ही नहीं चाहती थी कि कितनी जख्मी सी मुस्कुराहट थी उसकी आंखों में, कितनी रंजीदा सी, जैसे हर चोट पे मुस्कुराने का आदी हो गया हो। मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ, पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। कहने को लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी उसके पीछे, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत सब्र और तहम्मुल से खड़े थे। इतना कहते ही उसने नायाब के एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए अपना ऑटोग्राफ दिया। नायाब ने देखा वो कोई साइन नहीं कर रहा था अपना, वो तो अपना नंबर और एड्रेस लिख रहा था। अब जिससे चाहे धोती रहना, मुझे पता है दिल में नक्श हो चुका होगा। वो बड़े भरम और मान से गोया हुआ, वो अच्छे से वाकिफ था। वो लड़की कभी वो चीज नहीं भूलती जो वो नहीं भूलना चाहती, और उसे 10 साल गुजर जाने के बाद भी ये मान था कि वो उनमें शामिल है। वो जानता था नंबर लिखा जरूर हाथ पर गया है, मगर नक्श दिल पर हुआ है उसके। ओ, ओवर कॉन्फिडेंस है आप मिस्टर एचजे। मैं तो देखूंगी भी नहीं, वो बला की बेनियाजी से कहती अपना हाथ छुड़ा गई थी। आना तो तुम्हें है, एक जुमला अदा कर। वो मायनी खेजी से मुस्कुरा दिया। इस जुमले में मान नहीं था, इसमें कतियत थी, लाजमियत। आएगी जरूर। वो कब बैग में रखकर दूसरी जानिब जाने के लिए मुड़ी थी, और कुछ याद आने पर वापस पलटी। एचजे की निगाह उसी पर थी।
कैसर कितना हैंडसम है। उसने ये जुमला कभी इतना गुस्से में अदा ना किया होगा जितना इस लम्हे कर रही थी। दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज जता जता कर कहती वहां से चल दी। हाथ गंदा कर दिया सारा, चिड़चिड़ाहट से कहते हुए उसने बैग से टिश्यू पेपर निकालकर अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया था। बाहर आते ही नंबर लिखा हुआ नहीं देखा। उसने कसम खानी पड़ी तो खा सकती थी कि नहीं देखा, एक नजर भी नहीं। लेकिन वो अलग बात है कि जब वो लिख रहा था तो उसके लफ्ज हाथों की हथेली से कहीं ज्यादा दिल पे लिखे जा रहे थे। वो गलत नहीं था अगर समझता था कि दिल में नक्श होंगे, क्योंकि वाकई हो चुके हैं। यार तुम्हारे तो मजे हैं, तुम तो जैसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई तुम्हारा पुराना यार हो। मुझे बताओ क्या बातें कर रही थी तुम। हिफ्जा बाहर आते ही फौरन उसके पास आई थी ताकि जान सके कि आखिर एजे और उसके दरमियान क्या बातें हुई इतनी देर। उसके पेट में जोरों का दर्द मचा हुआ था। और क्यों करना होता, एचजे उसका आइडियल था। वो जानना चाहती थी कि नायाब से उसने इतनी देर क्या बातें की। सबसे सुना था कि वो बहुत खामोश मिजाज है, मगर नायाब से तो वो बहुत बातें कर रहा था। और मजेदार बात पता है क्या है, वो जिससे बात कर रहा था वो भी खामोश मिजाज मशहूर है जमाने में। आखिर दो खामोश मिजाज बंदे इतनी बातें कैसे कर रहे थे पहली मुलाकात में ही। और ये पेट का दर्द सिर्फ इस अकेली का नहीं था, ये टेलर और उसकी सारी टीम मेंबर्स के भी था, यहाँ तक कि उसके मैनेजर के भी। अब कौन बताए उन्हें कि अक्सर सालों के बिछड़े हुए जब अचानक मिलते हैं तो गिले शिकवे कर ही बैठते हैं ना चाहते हुए भी। ये तुम हाथों पर से क्या मिटा रही हो। हिफ्जा देख सकती थी वो किसी बात का जवाब देने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर उसकी निगाह उसके हाथ पर पड़ी जो मुसलसल रगड़ रही थी टिश्यू से गंदगी। यक लफ्जी जवाब देकर वो टिश्यू को कराहत से फेंकती आगे बढ़ गई। वो किताब पढ़ रही थी जब नायाब कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल कितना था? हाँ, 160 190। और ये भी सिर्फ एक अंदाजा है क्योंकि उन्होंने कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया अपनी इंटेलिजेंस का। और वैसे भी करवा भी लेते तो मुझे नहीं लगता एग्जैक्टली जवाब मिल पाता, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इंसान की जहानत को नाप सके मेरे नजदीक। ओ वैसे बिल गेट्स का पता है? हाँ, 150 प्लस है। और एलोन मस्क का कितना है? 155। दूबदू जवाब दिया। साथ ही वो अपने सेल में मैसेज भी टाइप कर रही थी। और ये बर्गर कंपनी का? इसने दोस्ताना अंदाज में तजस्सुस से पूछा। नयाब उसके सवाल पर उलझी, मगर मैसेज टाइप करते हुए हाथ उसका अभी भी नहीं रुका था। बर्गर कंपनी कौन? आईब्रोज का कर। तब हिफ्जा ने नोट किया कि वो उससे बात भी कर रही है हाजिर दिमागी के साथ और साथ साथ मैसेज भी टाइप करती जा रही है। उफ तुम बर्गर बच्चे, वो थोड़ा झिंझला कर बोली। नायाब ने अपने कंधे लाइमली में उचकाए। उसका अंदाज कुछ यूं था कि बता रही हो तो बताओ वरना मैं जा रही हूँ। अरे वो फेसबुक वाला, हम उसे बर्गर कहते हैं, वो यू मैन, मार्क जुकरबर्ग। हाँ हाँ वही बर्गर। हिफ्जा जान छुड़ाने वाले अंदाज में। 152 गूगल के मुताबिक। तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता? वो अपनी थोड़ी खुजाते हुए मायूसी से पूछ रही थी। मेरे चाचा के बेटे नहीं लगते वो? नायाब ने कोफ से सर झटकते हुए तंजिया जवाब दिया। हाँ ये भी सही है, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम उनकी चड्डी बड़ी यार थोड़ी हो। हिफ्जा मुस्कुराते हुए चमकते दांतों की नुमाइश करते हुए गोया हुई। लेकिन अगर तुम्हें कभी मिलने का मौका मिले तो मेरे लिए कंफर्म जरूर कर लेना। वो अब अपने बाल जूड़े में लपेटते हुए कह रही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन और बिल गेट्स तो ऊपर का टिकट कटवा चुके हैं। हाँ अगर कभी तुम्हारे बर्गर भाई से मिली तो जरूर पूछ लूंगी। नायाब ने उसे मजाक में टाला। वैसे देखा जाए तो इसका मतलब तुम्हारा ज्यादा है आईक्यू लेवल। तुम्हें तो फिर बड़े संभल के रहने की जरूरत है यार। हिफ्जा ने उसे देखते हुए खासा संजीदगी से कहा। नायाब की बात दरियाफ्त से खत्म हो चुकी थी, इसलिए अलविदा करके अपना सेल तकिए के नीचे रखा और आराम से लेट गई। क्यों? कोई खास तजस्सुस नहीं झलक रहा था इस भूरी आंखों वाली लड़की की आवाज में, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग थॉमस स्टॉल्ट्स हैरवे ने निकाल लिया था मरने के बाद। वो मजाहिका खैज अंदाज में बोली। उसका तो मजाक हो गया, लेकिन नायाब के दिमाग को लगी थी ये बात जाकर। ये जो हाई आईक्यू लेवल वाले लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में इतनी तशनगी होती है चीज़ों को जानने की, चीज़ों के हकाइक तक पहुंचने की, मेहनत में अजमत समझने की, कि इनके पास वक्त ही नहीं होता किसी और चीज़ का सोचने का। नेगेटिविटी दिमाग में आती ही तब है जब सोचने का वक्त मिले, और इनके पास सोचने का वक्त ही नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि मुझे इससे कैसे छीनना है, वो सिर्फ ये सोचते हैं मुझे ये कैसे करना है। आप किसी भी जीनियस के पास चले जाएं, वो कभी नहीं कहेगा कि वो अपनी जहानत की वजह से कामयाब है। वो हमेशा कहेगा वो अपनी मेहनत की वजह से कामयाब हुआ है। जहानत होती है लेकिन सिर्फ 10%, बाकी सारा मेहनत का काम होता है कामयाबी के पीछे। जबकि ये नॉर्मल आईक्यू लेवल वाले, उनके पास बड़ा वक्त होता है सोचने का। उन्हें मेहनत तो करनी ही नहीं है, मेहनत तो उससे तो कोसों दूर भागते हैं ये लोग। हाँ, दूसरे की मेहनत को अपने नफ़ा के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, इन इसके लिए उनका नेगेटिव दिमाग भरपूर चलता है।
दुनिया में बहुत से हाई आईक्यू लेवल वाले लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो उन कम आईक्यू लेवल वालों के गलत कामों में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते थे। ऐसे बहुत से नाम जो कभी नामवर तक ना बन सके, जबकि जहानत के चश्मे बहते थे उनसे। पता है, उनकी मौत के सिर्फ 7.5 घंटे बाद ही उनका दिमाग निकाल लिया गया था, 1955 में। और ये बात 1978 में जाकर खुली। कहा जाता है उनके दिमाग के 240 पीस किए गए थे और फिर पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को भेजा गया था। मतलब बेचारे को मरने के बाद भी सुकून लेने नहीं दिया यार। नयाब उसकी बातों से अंदाजा लगा रही थी कि वो अभी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन पर तहकीक करके आ रही है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने ये नहीं सोचा कि साइंसदानों को क्या मिला होगा। मैंने बस ये सोचा था कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। इस्लामी रूह से देखा जाए तो मुर्दा जिंदा से ज्यादा हसास होता है। उसके सेंस मरने के बाद डबल हो जाते हैं। उनके दिमाग को निकाला गया, फिर उसके पीसेस किए गए। वो कितनी अजियत में होंगे। नयाब को पहली बार हिफ्जा से बात करने में थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई थी। दुनिया याद जरूर रखती है जहीनों को, मगर उनकी हिफाजत नहीं करती। पहली एटमी साइंसदान समीरा मूसा को यहूदियों ने मरवा दिया था। देखा जाए तो अकल वालों के दुश्मन बड़े हुआ करते हैं, जो ना जिंदा चैन लेने देते हैं ना मुर्दा। वो गंभीर लहजे में सामने बैठी हिफ्जा को देखकर बोली, मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है इस हवाले से। नायाब ने उसे खासा परेशान होता देख फौरन ही दिलासा देने वाले अंदाज में संजीदगी से कहा। एक दो लम्हे तो उस हिफ्जा को लगा वाकई दिलासा दिया, लेकिन जब दिमाग काम किया तो वो फौरन ही मुंह बसोड़कर, नायाब तुम वाकई मगरूर चुड़ैल हो, ये कहते हुए पास रखा कुशन उछालकर नायाब को मारा, जिसे उसने फौरन ही उल्टे हाथ से कैच कर लिया था, मगर पलट कर बच्चों की तरह बदला लेने के लिए ना मारा। गुड नाइट। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये देख के हिफ्जा को कितनी देर लगी उसकी बात का मफहूम समझने में। दोनों बाहें उसके कुशन के गिर्द लपेटकर उसे खुद से लगाती वो सीधी करवट लेकर आंखें मूंद गई थी। मैं लाइट बंद करूंगी, आज मुझे नींद नहीं आती, हिफ्जा ने एलानिया कहा। यकीनन इरादा बताने का था, ना कि बहस का। ठीक है, तो तुम जल्दी सो जाओ। ये कहते हुए वो दोबारा उठकर बैठी, जबकि हिफ्जा डबल बेड होने के सबब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले बेड पर पहुंची। वो हसीन कम उम्र लड़की खिड़की खोलकर खड़ी हो गई थी। आज चांद पूरा नहीं था, मगर खूबसूरत था। देखने से तो यही लग रहा था कि वो चांद देख रही है, मगर वो कब देख रही थी? वो वहां थी ही कब? वो तो कहीं बहुत दूर जा चुकी थी, भूली बिसरी यादों में। यादों का समंदर जो ठाटे मारते हुए उसे अपने अंदर बहा ले गया था। कब सोचा था कि 10 साल बाद उससे यूं अचानक मिलेगी और मिलकर बात भी करेगी। वो कहेगा मजबूरी है और चुपचाप मान भी लेगी। हमेशा सोचा करती थी जब मिलेगी तो चीखेगी, गिरेबान पकड़ेगी उसका, रोएगी, पूछेगी क्यों किया उसके साथ ऐसा। मगर जब वो आज सामने था तो सब कुछ बहुत अलग हुआ। क्यों उसकी आंखें बिल्कुल अपनी आंखों का अक्स लगी? क्यों उसके लहजे में आज भी इतनी ही अपनायत थी? क्यों वो गैर न लगा? क्यों उसके सामने आते ही जज्बात ठंडे पड़ गए? क्यों उसे देखने के बाद हर चीज बेमायनी से लगी? क्यों उसका लिखा दिल पे नक्श हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था? वो इस काबिल ही नहीं था कि हो। हवा ठंडी चल रही थी, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं था। जिस्म, रूह, दिमाग, हर चीज उसकी सिर्फ इस 5 मिनट की मुलाकात में अटक गई थी। वो जो हर चीज को नजरअंदाज कर दिया करती थी, इस 5 मिनट की मुलाकात को नहीं कर पा रही थी। वो किसी फिल्म की तरह बार बार उसकी आंखों के आगे चल रही थी। नायाब की उससे मोहब्बत बड़ी पाकीज़ा सी थी, मामू भांजी वाली। उसके नजदीक वो दुनिया का सबसे हसीन और संगदिल मामू था। कैसर, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? वो गार्डन में बैठा चाय पी रहा था जब उसका मैसेज मौसूल हुआ। अच्छी। चाय का एक सिप लेते हुए उसने कप टेबल पर रखा और एक लफ्जी रिप्लाई कर दिया। वो किंजा से लंबी चौड़ी बातें नहीं किया करता था कि कहीं पकड़ा ना जाए। बातूनी तो था, मगर फ्लर्टू नहीं था। वो किंजा पहली लड़की थी जिससे वो बातें किया करता था, वो भी 24 घंटे चिपकी रहती थी। इतने साथ रहने वाले शख्स से उन्स हो जाना मामूली सी बात है, मगर उसे अपनी लिमिट्स याद थी। वो कभी नहीं भूलता था बात करते वक्त कि वो कैसर की मंगेतर है। अजीब उलझन में डाल दिया था कैसर ने उसे। वो तारीफ करे तो जमीर मलामत करता था और ना करे तो सामने वाली सेटिस्फाई नहीं होती थी। बस अच्छी। दूसरी जानिब किंजा जो पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी, वो परेशान होकर टाइप करने लगी। उसने अपनी सबसे बेस्ट तस्वीर भेजी थी, मगर जवाब में सिर्फ अच्छी लिखा याद आया था। वो कैसे उदास ना होती? अच्छी है तो अच्छी ही कहूंगा ना। उसने दोबारा कप उठाकर चाय का सिप लेते लापरवाही से लिखा। क्या मैं इसे अब अच्छी लगना बंद हो गई हूँ? वो दिल ही दिल में सोचकर उदास हुई और फिर उसका दिमाग तेजी से चला। अगले ही पल उसने अपनी ब्लैक नाइटी में मलबूस सेक्सी सी पिक कैसर को सेंड कर दी, इस यकीन के साथ कि वो हिल जाएगा। दूसरी जानिब जैद चाय का सिप पी रहा था। जब तस्वीर पहुंची उसने ज्यादा सोचे बगैर बस यूं ही क्लिक कर दिया और अगले ही लम्हे ब्लैक नाइटी में मलबूस किंजा को देख उसके मुंह से चाय का फव्वारा छूटा। उसके गाल सुर्ख पड़ गए थे मुकम्मल।
जिस्म की कोई नुमाइश नहीं थी इस तस्वीर में, लेकिन बेड पर ब्लैक नाइटी में लेटी हुई वो खुले बालों वाली हसीन लड़की उसके दिल की धड़कनें बढ़ा गई थी। अब भी कहोगे बस अच्छी? वो शरारत से पूछ उठी, जबकि मुकाबिल अपने हाथ का पंखा बनाकर चेहरे पर जलते झलते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगा था। आइंदा मत भेजना ऐसी पिक्स। किंजर का ख्याल था वो खुश हो जाएगा, फिदा हो जाएगा, मगर तवक्का के बरक्स वो तो उल्टा गुस्सा हुआ। उसे नहीं पता उसके दिल में क्या समाई, लेकिन उसने फौरन ही वो पिक डिलीट कर दी। इससे पहले कैसर उसे देख पाता वो कभी भी अपनी और उसकी चैट डिलीट नहीं करता था, ताकि कैसर देखे तो मुतमईन रहे कि वो कोई गलत बात नहीं कर रहा उसकी मंगेतर से। लेकिन ना जाने क्यों इस तस्वीर को वो नहीं चाहता था कि कैसर देखे, जबकि अगर फैक्ट देखा जाए तो वो खास कैसर के लिए भेजी गई थी, ना कि उसके लिए। लेकिन शायद वो ये बात भूल गया था। ओके सॉरी, मुझे लगा तुम्हें अच्छी लगेगी, मुझे अंदाजा नहीं था तुम बुरा मान जाओगे। किंजा फौरन ही माफी मांगने लगी। मैं मर्द हूँ, तुम जितने कपड़े उतारोगी मुझे उतनी ही अच्छी लगने लगोगी, मगर हविस के एतबार से, बीवी के एतबार से नहीं। मर्द खुद कितना ही रंगीन मिजाज हो, बीवी ऐसी चाहता है जिसपे कभी किसी की नजर तक ना पड़ी हो। उसकी ठीक ठाक तप चुकी थी और यही सबब था कि उसने खुले अल्फाज में जवाब दिया, सॉरी। किंजा महसूस कर सकती थी इसके गुस्से को। मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। अगला मैसेज जो मौसूल हुआ वो अलविदाई था। किंजा उसका अलविदाई मैसेज पढ़कर बच्चों की तरह रोने लगी। जैद नहीं समझ पा रहा था वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है किंजा पर। वो उसकी मंगेतर नहीं है, वो तो कैसर की मंगेतर है। उसे कोई हक नहीं पहुंचता उस पर गुस्सा होने का या अपनी पसंद में उसे ढालने का। कहाँ फंसा दिया एक कमीने ने मुझे। वो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर गुस्से और बेबसी से दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, अपने जज्बातों को काबू में रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा हुनर होता है जो हर किसी के पास नहीं पाया जाता। वो कब तक आखिर अपने जज्बात को कंट्रोल में रख सकता था? वो अपने गार्डन में मुलाजिम के बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था। सर, मिस्टर जैद की कॉल आ रही है, उसके मुलाजिम ने आकर इत्तला दी। स्पीकर पे डालो। मुलाजिम को हुक्म सादर करते उसने सामने वाले को आंखों के इशारों से डालने बॉल डालने का कहा। बॉल फुल स्पीड में आई थी और अगले ही पल उसने बॉल को ऐसा हिट किया कि सीधा बाउंड्री पार। हेलो कैसर, हाँ बोल। अब फिर से लाना पड़ेगा। आप थोड़ा हल्का नहीं मार सकते थे हनी? वो 14 साल बच्चा आतिफ, जो दुबला पतला और कद में काफी लंबा था, मुंह बसोर कर कहते बॉल लेने के लिए भागा। वो काफी थक गया था खेल खेल कर, मगर ना जाने क्यों आज कैसर की बैटरी कम होने को ही नहीं आ रही थी। सबसे बुरी बात उसे कैसर की यही लगती थी कि ना तो वो आउट होता था और ना ही तरस खा के बैटिंग देता। इसके साथ खेलने की हामी भरना हमेशा घाटे का ही सौदा होता था, मगर मजबूर था खेलने पर। इसलिए नहीं कि वो मालिक था और वो नौकर का बेटा, फक्त इसलिए कि भाइयों वाली मोहब्बत थी। हत्या के कैसर ने उसे इतना हक दे रखा था कि वो बाकी मुलाजमीन की तरह उसे छोटे मास्टर नहीं हनी कहकर पुकारता था, जैसे उसके टीम मेंबर्स पुकारते। मैं अब मजीद तेरी आईडी लॉगिन करके तेरी मंगेतर से बात नहीं करने वाला। जैद कॉल रिसीव करते हुए ऐसे ही गरज के साथ बरसा जैसे भरा हुआ बादल बरसता है। क्या हो गया? क्यों अचानक कंवारी लड़कियों की तरह टेंट्रम दिखा रहा है मुझे? अपनी गर्दन को उड़ी आड़ी टेढ़ी करके सुकून देते वो लापरवाही से पूछ रहा था, जिस पर मुकाबिल मजीद जला। तुझ जैसा संगदिल नहीं हूं मैं, एक लड़की की फीलिंग से नहीं खेल सकता। वो जज्बज होकर कतई लहजे में गोया हुआ। ओ शराफत कुछ ज्यादा नहीं टपक रही आज तुझमें से? कैसर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जैद दो टोक अंदाज में बोला। अच्छा भाई, नहीं कर रहा मैं मजाक, अब बता क्या मसला हुआ है तेरे साथ, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है? अब वो सेल अपने हाथ में लेकर स्पीकर ऑफ करके सेल कान से लगाते निहायत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था, यार वो तेरी मंगेतर है, कोई गैरत शर्म है तुझमें या नहीं? 6 महीने बहुत होते हैं किसी से मोहब्बत हो जाने के लिए, और वो 6 महीनों से मुसलसल उससे राब्ते में था दिन रात। उसका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज था। अब एक मिनट, तू इतना मासूम क्यों बन रहा है? पहले तो तू मुझे ये बता। अब उसने जैद को जब आड़े हाथों लिया तो जैद बौखलाया कि क्या मतलब? इतना शरीफ ना बन, जज नहीं रही है तुझ पे ये शराफत। मैं लाख कमीना सही, लेकिन अपनी मंगेतर किसी को बात करने के लिए नहीं देता। जैद आग बगोला होकर पलटवार करने पर उतरा। मंगेतर के लिए इतनी गैरत जाग रही है क्यों? क्योंकि क्योंकि तेरा दिल आ गया है उस पर, और मेरी बीवी, उसका क्या, वो तो अपने भांजे को दे रहा है। तब तेरी गैरत नहीं जाग रही? गाली, फिर मोटी गाली, फिर गाली, फिर गाली। कुछ लम्हे तो जैद शौक के आलम में बैठा रहा। मुकाबिल की बात सुनने के बाद जाकर जैद पर आश्कार हुआ वो 6 महीने से उसके साथ कर क्या रहा था। 10 साल से तो उससे राब्ते में नहीं आया। मुझे लगा तू उसे भूल गया है। जैद अपनी पेशानी मसलते हुए सफाई देने लगा। उसके नजदीक वो क्यों नया आपको बताकर अजियत में डालता कि वो कैसर के निकाह में, जबकि वो उसे खुद छोड़कर भागा था। 10 साल बहुत तवील अरसा होता है। फिर उसने कौन सा मोहब्बत में शादी की थी नायाब से? असल मकसूद तो नायाब को निकाह में रखकर उसके नाना की जायदाद हासिल करना था।
ये तो जैसा आपको लग रहा है ना कि असल मकसद ये था। वैसे कैसर का पहले मकसद यही था, लेकिन वो कैसर की पाकीज़ा मोहब्बत जो से नायाब से हुई है, तो वो तो फिर एक अलग ही लेवल है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नायाब है, इसको ये हकीकत कैसे पता मतलब नायाब इसके घर आएगी जब ये निकाह का बताएगा, क्या बताएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखें आगे आगे क्या होता है। वैसे नायाब को पता चलना चाहिए कि कैसर ने उसको जो है वो अकेला नहीं छोड़ा था। कैसर ने कहा था उससे, अपने नौकर से, कि उसको वहाँ छोड़ दे, जरिए आपके घर पर, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, तो इस वजह से नायाब को भागना पड़ा। और मुझे ये भी लगता है कि जल्द से जल्द नायाब को ये बात पता चलना चाहिए कि कैसर हर महीने के 20 लाख रुपए उसके लिए भेजता था। कैसर कभी उसे भूला ही नहीं है। बस जल्दी से नायाब को ये पता चल जाए, और कैसा रिएक्शन होगा नायाब का जब उसे पता चलेगा कि उसका मामू नहीं है बल्कि उसका शौहर है। देखते हैं कि नायाब का रिएक्शन कैसा होने वाला है। इंतज़ार है शिद्दत से नायाब के रिएक्शन का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को। और अगर आप लोगों को भी नॉवेल की एपिसोड आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपकी और मेरी तरह कोई नॉवेल लवर हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अब चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।